नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग जगत से पूरी ताकत लगाने का किया आह्वान। एसोचैम के कार्यक्रम में कहा, पूरी दुनिया कर रही है भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा। निजी क्षेत्र अनुसंधान और विकास में बढ़ाए निवेश। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को झटका। टीएमसी के 5 विधायकों समेत विभिन्न दलों के 9 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राज्य में तुष्टीकरण और भतीजावाद का बोलबाला। अगले चुनाव तक अकेली रह जाएंगी ममता बनर्जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को कड़ा संदेश। कहा, आत्मसम्मान पर चोट बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। पाकिस्तान को लेकर कहा, 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी प्रॉक्सी वार लड़ रहा है पड़ोसी मुल्क। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 8वें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न। 28 सीटों के लिए 50% से ज्यादा मतदान। सभी 288 सीटों के लिए 22 दिसंबर को होगी मतगणना। और भारत में कोविड-19 के मुद्दे पर सभी मंत्री समूह की हुई 22वीं बैठक। अब तक उठाए गए कदमों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 95.46%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता को दुनिया को दिखाने का ये सही समय है। उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान किया कि वो आने वाले सालों में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह 2020 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए सही ढंग से योजना बनाने और उस पर काम करने का समय है। इसमें सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उद्योग मंडल एसोचैम के फाउंडेशन वीक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भी भारत में रिकॉर्ड निवेश आया। उन्होंने कहा कि नया भारत अपने सामर्थ्य और संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक जमाने में हमारे यहाँ जो परिस्थितियां थी, उसके बाद कहा जाने लगा था, व्हाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं, उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है, व्हाई नॉट इंडिया। नया भारत अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री ने चौथी औद्योगिक क्रांति के अवसर के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को व्यापक अवसर मुहैया करा सकते हैं। अब आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। इस समय दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है।
नई टेक्नोलॉजी के रूप में चैलेंजेस भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशंस भी आएंगे। और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने के साथ ही भारतीयों के सपनों और समर्पण को दोनों को परखने वाले हैं। ये समय भारतीय उद्योग की क्षमता, प्रतिबद्धता और साहस को दुनिया को एक बार फिर विश्वास के साथ दिखाने का है। जरूरी सुविधाएं देना, यही माहौल बनाना ये सरकार कर सकती है। सरकार प्रोत्साहन दे सकती है, सरकार नीतियों में बदलाव कर सकती है, लेकिन ये आप जैसे इंडस्ट्री से जुड़े साथी हैं जो इस सपोर्ट को सक्सेस में बदलेंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। इसके लिए नियम कायदों में जरूरी बदलाव के लिए देश मन बना चुका है, देश प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 100 वर्षों से एसोचैम और टाटा समूह देश की अर्थव्यवस्था और भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। एसोचैम की स्थापना 1920 में भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग मंडलों की ओर से की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसानों को लिखी चिट्ठी को ट्वीट किया। उन्होंने किसानों से एक बार कृषि मंत्री की ओर से उन्हें लिखे पत्र को पढ़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पत्र में कृषि सुधारों से संबंधित पहलुओं और किसानों को कैसे लाभ होगा के बारे में विस्तार से बताया गया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और बुकलेट सहित बहुत सी सामग्री है जो हाल में ही कृषि सुधार हमारे किसानों की मदद करने के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये नमो ऐप वॉलंटियर मॉड्यूल से डाउनलोड किया जा सकता है। इसे पढ़ें और साझा करें। और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि बहुत से ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं जिनसे किसान आंदोलन खत्म हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत के जरिए जल्द ही किसान आंदोलन का समाधान निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के नाम जो पत्र लिखा है उसे सभी लोग पढ़ें और सरकार का पक्ष जानें ताकि कृषि कानून पर किसी भी तरह का भ्रम किसी को ना हो। पश्चिम बंगाल के दौरे पर मिदनापुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य की टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने बंगाल के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को 5 साल का समय देने की अपील की और सोनार बांग्ला के सपने को पूरा करने का वादा किया। तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम के कई विधायकों, सांसद और नेताओं को पार्टी में शामिल कराते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अराजकता के चलते आज टीएमसी समेत कई दलों से अच्छे लोग बीजेपी में आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को झटका लगा है। पार्टी के कई दिग्गज नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी समेत कई दलों के सांसद, विधायक और नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। मिदनापुर में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने मां, मानुष और माटी के नारे को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद में बदल दिया है। इसीलिए आज सभी दलों से अच्छे लोग बीजेपी में आ रहे हैं। चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं।
बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर लोकतंत्र को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडों का राज चल रहा है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी सरकार ने गरीब किसानों को उनका हक नहीं मिलने दिया। आपने वादा किया था बंगाल के विकास का, बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, पॉकेट में। किसान भाइयों, जब तक आप ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, आपको ये 6,000 रुपया नहीं मिलेगा। अमित शाह ने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी और सोनार बांग्ला के सपने को पूरा करेगी। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बचा है और वो आत्मसम्मान के लिए बीजेपी में आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2 दिन के दौरे में पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह ने आज स्वामी विवेकानंद और खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह मिदनापुर के महामाया और सिद्धेश्वरी देवी मंदिर गए, जहां पे उन्होंने पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार सुबह उत्तर कोलकाता स्थित रामकृष्ण आश्रम और स्वामी विवेकानंद के जन्मस्थल पर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 19वीं सदी के महापुरुष के आदर्श आज की दुनिया में और भी प्रासंगिक है। अमित शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो मार्ग दिखाया, उससे न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर है। मिदनापुर में अमित शाह ने क्रांतिकारी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी और खुदीराम बोस के परिवार से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो इतने बड़े क्रांतिकारी की जन्मभूमि पर मत्था टेकने का मौका उन्हें मिल रहा है। बंगाल की धरती उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगी। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की फंदे को चूमने का साहस था। केंद्रीय गृह मंत्री मिदनापुर के महामाया मंदिर और सिद्धेश्वरी देवी मंदिर गए। उन्होंने देवी की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने मिदनापुर में एक किसान के घर खाना खाया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव आज संपन्न हो गया। अंतिम चरण की 28 सीटों के लिए 50.91% मतदान हुआ। 8वें चरण में जम्मू डिवीजन में 10 जिलों की 15 और कश्मीर डिवीजन में 8 जिलों की 13 सीटों के लिए वोट डाले गए। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। कोरोना की रोकथाम संबंधी हिदायतों का भी सख्ती से पालन किया गया। Today's turnout overall has been 50.98% for Jammu and Kashmir. 50.98. 50.98%. Yes. In Jammu division, the overall has gone to 72.71%. 72.71%. And in Kashmir, it's touching 30%, exactly 29.91%.
जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के कुल 280 सीटें हैं और इन पर कुल 8 चरणों में चुनाव कराए गए। सभी चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। अब 22 दिसंबर को जिला विकास परिषद के चुनाव के मतों की गणना होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हैदराबाद के पास डुंडीगल में वायुसेना एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। चीन के मसले पर राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर क्षेत्र में हाल ही में हुए भारत चीन गतिरोध से सभी परिचित हैं और कोविड जैसे संकट के समय में चीन का ये रवैया उस देश की नीयत को दिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सीमा पर उल्लंघन, आक्रामकता और किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर फिर से कहना चाहूंगा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि हम शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सेना के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 1961 के गोवा मुक्ति संग्राम से लेकर 65 के इंडो पाक युद्ध, 71 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 84 के ऑपरेशन मेघदूत, 99 में ऑपरेशन सफेद सागर और हाल ही में बालाकोट के कुछ ऐसे अध्याय हैं जो न सिर्फ वायुसेना के बल्कि हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर आए दिन पड़ोसी मुल्क कुछ न कुछ नापाक हरकतें करते रहता है। उन्होंने कहा कि एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए छद्म युद्ध लड़ रहा है। अब तो भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के भीतर ही नहीं बल्कि सीमा पर ही, सीमा पार जाकर भी प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके सारी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और आतंक के खिलाफ उसके मजबूत इरादों से परिचित करा दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में डिफेंस सिर्फ जल, थल, वायु की रक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी गतिशील चुनौती होगी जिसके लिए हमें आने वाले दिनों में खुद को तैयार करना होगा। राजनाथ सिंह ने जवानों से ये कहा कि तकनीक, सैन्य रणनीति और अपनी जानकारी को वो हमेशा अपडेट करते रहें। उन्होंने सुझाव दिया कि वे इतिहास से सीखें, वर्तमान को जानें और भविष्य की तैयारी करें। आगामी आम बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्री बजट बैठकों का दौर जारी है। प्री बजट मीटिंग के तहत निर्मला सीतारमण ने आज उद्योग, सेवाओं और व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री ने आगामी केंद्रीय बजट के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में वित्त सचिव डॉक्टर ए बी पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज, व्यय सचिव टीवी सोमनाथन और मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कर्नाटक में 25 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 8 राजमार्गों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लेते हुए उन्होंने 10,904 करोड़ रुपए की लागत से 1,197 किलोमीटर लंबे नए राजमार्गों की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। आज कुल 33 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजमार्गों के विकास से देश के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। I am really happy that the Karnataka infrastructure is definitely going to change. I know that the water, power, transport and communication, without that we cannot develop industry. And without industry we cannot create employment potential. So always our government is very proactive, progressive, and we are very much pro-supporting to Karnataka to develop as one of the development state in the country. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की।
स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में शामिल अपने सहयोगियों को कोविड के खिलाफ देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और अभी तक किए गए उत्साहवर्धक परिणामों से हासिल लाभों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत की कोविड-19 महामारी वृद्धि दर गिरकर 2% पर आ गई है और मृत्यु दर विश्व में सबसे कम 1.45% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 30 करोड़ की लक्षित आबादी को कवर करने के लिए एक त्वरित टीकाकरण अभियान की आवश्यकता बताई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल ने मंत्रियों के समूह को टीकाकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने मंत्री समूह को 12 अन्य देशों से विदेश मंत्रालय को मिले टीकों के आग्रह के बारे में जानकारी दी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप एस पुरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल के अलावा प्रधानमंत्री के सलाहकार अमरजीत सिन्हा और प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलबे भी बैठक में वर्चुअल माध्यम से शरीक हुए। किसी भी समय आने वाले जो हफ्ते हैं या आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम इस स्थिति में आएंगे कि हम वैक्सीन अपने देश के लोगों को प्रायोरिटाइज करके हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 50 साल से ऊपर के लोगों को और आने वाले समय में अगले 6 से 7-8 महीनों के बीच में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की हम स्थिति में होंगे। देश ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। भारत में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए रोगियों की संख्या 95 लाख को पार कर गई है। इसके चलते रिकवरी रेट 95% से अधिक हो गया है। वहीं कोविड-19 की पहचान के लिए होने वाले टेस्ट का आंकड़ा भी 16 करोड़ से अधिक हो गया है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार इजाफा हो रहा है और सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। भारत में रिकवरी रेट 95.46% है। वहीं सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 3.09% हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 29,885 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दैनिक नए मामलों की संख्या 25,152 रही है। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,08,000 हो गई है। वहीं कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 95,51,000 के करीब पहुंच गई है। देश में कोरोना से होने वाली मौतों की दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 347 लोगों की इस महामारी से जान गई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,45,000 के पार पहुंच चुका है। ICMR के मुताबिक देश में मंगलवार को 11,71,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 16 करोड़ से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत को यूं तो 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगाली अपना शासन जमाए बैठे थे। पुर्तगालियों के साथ असफल वार्ता और कूटनीतिक प्रयासों के बाद 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पणजी में आयोजित होने वाले 60वें गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां के आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर गोवा की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति ने गोवा के विकास और उन्नति की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के लोगों को गोवा मुक्ति दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने गोवा की आजादी पाने के लिए अथक परिश्रम किया, साथ ही वीरता दिखाई। प्रधानमंत्री ने गोवा के निरंतर विकास के लिए प्रार्थना भी की।
देश के महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह का आज बलिदान दिवस है। इन स्वतंत्रता सेनानियों को आज ही के दिन 1927 में फांसी दी गई थी। बलिदान दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने ट्वीट संदेश में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान को नमन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ विचारक MG वैद्य का महाराष्ट्र के नागपुर में 97 साल की उम्र में निधन हो गया। वैद्य संघ के पहले आधिकारिक प्रवक्ता रहे। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वैद्य का इलाज नागपुर के स्पंदन अस्पताल में चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार रविवार को अंबाजारी घाट पर किया जाएगा। उनके निधन पर RSS के सदस्यों ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। श्री MG वैद्य जी एक प्रतिष्ठित लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने दशकों तक RSS में बड़े पैमाने पर योगदान दिया। उन्होंने भाजपा को मजबूत करने के लिए भी काम किया। उनके निधन से दुखी उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का आज शहीदी दिवस है। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस पर उन्हें याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी गुरु तेग बहादुर को नमन किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में लिखा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन निस्वार्थ त्याग, सेवा और भाईचारे की मिसाल है। गुरु जी का बलिदान हमें युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन साहस और करुणा का प्रतीक था। एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के उनके विजन का स्मरण करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट संदेश में लिखा कि धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर कोटि कोटि नमन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।